हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट वन इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स and their orientation. S orbital, they are spherical. S orbital न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास यूनिफॉर्म स्फेरिकल फील्ड में रहती है। L की वैल्यू 0 होने पर S सब ऑर्बिट होता है, M की वैल्यू 0 आती है, तो ये S ऑर्बिटल है। P orbitals, the P orbitals are dumbbell shape. P orbitals डम्बल शेप के होते हैं। The dumbbell along the z axis is called pz. The dumbbell along the x axis is called px. The dumbbell along y axis is called py. तो p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py एंड pz। डिपेंड करता है कि इनका ओरिएंटेशन z एक्सिस पर है कि x एक्सिस पर है कि y एक्सिस पे है। p ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू 1 होती है। दिस इंडिकेट p सब शेल। इसके लिए m की वैल्यू -1, 0, +1 होती है। तो p सब ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो m की वैल्यू 3 आती है। -1, 0, +1। m की हर एक वैल्यू एक ओरिएंटेशन को बताती है। मतलब L = 1 डम्बल शेप के लिए 3 ओरिएंटेशन होते हैं। अब इनमें से m की कौन सी वैल्यू कौन से ऑर्बिटल के लिए है? किसी एटम में जब ये ज़ीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट पता करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन हमको मैग्नेटिक फील्ड से पता चलते हैं। तो किसी एटम में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन को z एक्सिस माना जाता है। फील्ड की जो डायरेक्शन है इसको z एक्सिस माना जाता है। तो जितने भी मेजरमेंट्स किए जाते हैं ये z को प्रिंसिपल एक्सिस मान के किए जाते हैं। तो m की 0 वैल्यू उस ऑर्बिटल के लिए होगी जो z एक्सिस के पैरेलल है। मतलब ये फिक्स हो गया कि ये pz है। m की 0 वैल्यू बिकॉज z इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमने एक एटम को लिया हो और उसके अक्रॉस ऐसे फील्ड लगाई होती तो ये एक्सिस z एक्सिस है, लेकिन एक एटम को लेकर मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाई होती तो अब ये वाला एक्सिस z एक्सिस हो जाता। मतलब एक्सिस डिफाइंड नहीं है कि कौन सा एक्सिस z एक्सिस होगा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज द z एक्सिस, जिसमें हम ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ले रहे होते हैं। तो m की 0 वैल्यू उस ऑर्बिटल के लिए रहती है जो z एक्सिस पर लाई करता है। तो इसलिए pz पक्के से m = 0 वैल्यू रखेगा। -1 और +1 वैल्यू ये आर्बिट्रेटरी x और y दोनों में से किसी के लिए भी हो सकती है। तो अगर ये px है तो ये py होगा, या अगर ये py है तो ये pz होगा, सॉरी x होगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है फॉर एन ऑर्बिटल L = 1, M = 0, विच ऑर्बिटल इट इज, आंसर होगा pz। सपोज n = आता है 2, एक ऑर्बिटल है, उसका एड्रेस आपको दे रखा है n = 2, L = 1, M = 0। ये 2pz है, दिस इज फिक्स। लेकिन एक ऑर्बिटल है, उसका एड्रेस है n = 2, L = 1, M = 1। मतलब ये ऑर्बिटल 2px या 2py में से कोई भी हो सकता है। इसका आंसर दोनों करेक्ट होंगे। दैट ऑर्बिटल इज आइदर 2px और 2py। इसी प्रकार से m की -1 वैल्यू होने पर भी यही आंसर होता। मतलब m = +-1, ये दोनों ऑर्बिटल
इसके लिए +1 है तो उसके लिए -1, इसके लिए -1 है तो उसके लिए +1। इस तरह से ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन और उनकी m वैल्यूज डेजिग्नेट की जाती हैं। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स का शेप स्फेरिकल होता है, इनका केवल एक ही ओरिएंटेशन होता है। ऑर्बिटल्स का शेप डंबल शेप का होता है, इनके 3 ओरिएंटेशन होते हैं और हमने m की वैल्यू उसको डेजिग्नेट की। नेक्स्ट वन इज shapes of d orbitals। shapes of d orbitals। d orbitals डबल डंबल शेप के होते हैं। d orbitals डबल डंबल शेप के होते हैं। एक ये डंबल है, एक ये डंबल है। अच्छा, वो जो p ऑर्बिटल अभी मैंने बनाए थे, जो s ऑर्बिटल बनाया था, इसमें वेव फंक्शन का साइन प्लस लिखेंगे, लेकिन जो p ऑर्बिटल बनाए थे उनमें एक लोब में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस लिखेंगे, एक में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस लिखेंगे। किसमें प्लस और किसमें माइनस लिखना है ये आर्बिट्रेटरी है, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस होगा। दरअसल ये इलेक्ट्रॉन वेव के क्रीस्ट और ट्रफ के लिए है। क्रीस्ट इज इंडिकेटेड बाय प्लस साइन, ट्रफ इज इंडिकेटेड बाय माइनस साइन। तो उन ऑर्बिटल्स में प्लस माइनस लिख लीजिए। ये प्लस माइनस चार्जेस नहीं है कि इस ऑर्बिटल में इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन के फेज है, वेव फंक्शन का साइन है। वैसे ये प्लस माइनस लिखना ठीक नहीं है, बिकॉज ये साई के स्क्वायर के ग्राफ है, तो माइनस साइन प्लस हो गया होता, माइनस साइन स्क्वायर होने पे प्लस हो जाता है। इन बुक्स दरअसल ये ऐसा दिया रहता है, इस वाले को शेड कर देते हैं और एक को अनशेडेड रहने देते हैं। तो दिस शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स कि ये प्लस वाला साइड इसका पार्ट है और ये अनशेडेड पार्ट इसको इंडिकेट करता है। ऐसा लिखना थोड़ा इजी पड़ जाता है, तो बजाय ऐसा लिखने के ऐसा भी लिख लेंगे, बट हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साइन है, साई का साइन है, पॉजिटिव साइन ऑफ साई और नेगेटिव साइन ऑफ साई। लेकिन ये स्क्वायर के ग्राफ है, तो प्लस माइनस हमने कन्वीनियंस के लिए लिखा है, अदरवाइज वो ऐसा लिखा जाता। ये बात आगे काम आएगी। तो शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स हमने देखा। d ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप के होते हैं, ये दो डंबल, तो d ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप के होते हैं। d ऑर्बिटल्स के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, l इक्वल टू 2 होने पर m इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 और 2, 5 वैल्यू आती है। तो d ऑर्बिटल्स के इस डबल डंबल शेप के 5 ओरिएंटेशन रहते हैं। d ऑर्बिटल्स के डबल डंबल शेप के, हाँ जी जैकब। सर जो एल की वैल्यू दी हुई है उसका रेंज कितना होगा? 0 से लेकर n-1। किसी ने पूछा है कि yesterday CBSE reduced some syllabus so it will affect our study pattern। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जेई मेन एडवांस स्कूल सिलेबस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको मैक्सिमम सिलेबस वाली चीजें पढ़नी है। कॉमन सेंस की बात है, मैक्सिमम चीजें पढ़ी रहेंगी तो मिनिमम चीजें बन जाएंगी, लेकिन अगर हम मिनिमम चीजें पढ़ेंगे तो फिर मैक्सिमम वाली चीजें नहीं बनेंगी। तो आप पढ़ते जाइए बिना ये सोचे कि ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है।
बिकॉज आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी पर्पस से पढ़ाया जा रहा है। तो डी ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप के होते हैं और इनके 5 ओरिएंटेशन रहते हैं। डी ऑर्बिटल्स के इन 5 ओरिएंटेशंस में से 3 ओरिएंटेशन एक जैसे रहते हैं और 2 ओरिएंटेशन उनसे अलग रहते हैं। इन 3 में से, इन 5 में से 3 एक जैसे रहते हैं। ये इस सेंस में एक जैसे हैं कि इनमें जो डंबल्स हैं, इन डंबल्स की जो लोब है, ये 4 लोब है डंबल की, ये लोब एक्सिस के बीच में है। ये जो एक्सिस 2 बनाए थे मैंने, इनके 45 डिग्री एंगल बीच में लोब निकली हुई है यहाँ। जबकि ये जो एक डी ऑर्बिटल है, ये इनसे अलग डिफर कर रहा है। इसकी जो लोब है ये एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। इसकी जो लोब है ये एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। इस ऑर्बिटल की जो लोब है वो एक्सिस के ऊपर लाई करती है, जबकि ये 3 ऑर्बिटल, इनकी लोब एक्सिस के बीच में यहाँ निकली हुई है। एक ऑर्बिटल एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये जेड एक्सिस पे लाई करेगा, और एक यहाँ निकला रहेगा बीच में। तो ये 3 ऑर्बिटल की लोब एक्सिस के बीच में निकली रहती है। मगर फिर ये तीनों डिफर किस बात में करते हैं कि एक्स, वाई और जेड में से कौन से 3 एक्सिस के बीच, कौन से एक्सिस के बीच में इनकी लोब निकली है। एक्स और वाई, एक्स और जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में इनकी लोब रहती है। तो दिस डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड डी एक्स जेड, दिस इज कॉल्ड डी वाई जेड। तो 5 में से 3 डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड होते हैं। ये वाला जो डी ऑर्बिटल है जिसकी लोब एक्सिस पे है, ये एक्स और वाई एक्सिस पर है। दिस डी ऑर्बिटल इज नेम्ड एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस डी ऑर्बिटल का नाम रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बचा एक आखिरी डी ऑर्बिटल, ये इन चारों से थोड़ा अलग रहता है, डबल डंबल है। इसमें एक डंबल जेड एक्सिस के ऊपर लाई करती है, एक डंबल जेड एक्सिस पे लाई कर रही है। तो ये जेड एक्सिस है पेन, इस पे एक डंबल यहाँ लाई कर रही है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर एक प्लेन होगा, दैट प्लेन विल बी द एक्स वाई प्लेन। इसकी एक लोब जेड एक्सिस पे लाई कर रही है, लेकिन इसकी दूसरी लोब, ये जो यहाँ एक्स वाई प्लेन है, इसी के आसपास ऐसी सर्कल में घूम जाती है। मींस दिस इज द एक्स वाई प्लेन, दिस इज द जेड एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है। तो एक लोब तो जेड एक्सिस के ऊपर है, दूसरी इसी एक्स वाई प्लेन में इसके आसपास घूम गई है। तो ये एक डोनट शेप का ऑर्बिटल बन गया है, एक ऐसा और उसी के आसपास एक लोब यहाँ घूमी हुई है एक्स वाई प्लेन में। दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहलाता है। तो डी ऑर्बिटल्स कुल मिलाकर 5 होते हैं। उन 5 में से 3 एक जैसे होते हैं, इन द सेंस कि इनकी लोब एक्सिस के बीच में लाई करती है। 2 एक जैसे होते हैं इन द सेंस कि इनकी लोब एक्सिस के ऊपर लाई करती है। ये 3 ऑर्बिटल्स का सेट T2G सेट कहलाता है। ये 2 डी ऑर्बिटल का सेट EG सेट कहलाता है। The set of these 3 orbitals is called T2G set and the set of these 2 orbitals is called EG set. तो ये 5 डी ऑर्बिटल है और उनके 5 ओरिएंटेशन है। इन ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन वेव का जो साइन होता है
प्लस और माइनस जो क्रीस्ट और ट्रफ को बताता है, वो ये पूरी लो प्लस है, एक पूरी लो प्लस रहेगी, एक पूरी माइनस रहेगी, एक पूरी लो प्लस लिखेंगे, एक पूरी माइनस लिखेंगे, लाइक दिस। फिर इसमें एक पूरी लो प्लस लिखेंगे, मतलब एक पूरी डंबल, दूसरी डंबल माइनस लिखेंगे। जेड वाले में ये जो जेड पे है इसको प्लस लिखेंगे, और ये जो सर्कल बना हुआ है एक्स वाई प्लेन में ये माइनस रहेगा। तो इसमें प्लस माइनस इस प्रकार से डेजिग्नेट करेंगे। अब बात आती है m की वैल्यू असाइन करने की। इन 5 ओरिएंटेशंस को m की वैल्यू असाइन करने की। तो l इक्वल्स टू 2 होने पर m इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 और 2, 5 वैल्यू होंगी। अब इसमें से प्रिंसिपल वही है कि z प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो ऑर्बिटल जो पूरी तरह से z के ऊपर लाई करेगा वो m की 0 वैल्यू रखेगा। एक ऑर्बिटल जो पूरी तरह z के अराउंड ही है, एक ऑर्बिटल जो पूरी तरह z पे लाई कर रहा है, वो z dz स्क्वायर है, उसकी एक लोब तो z एक्सिस के ऊपर है, दूसरी भी z के आसपास ही घूमी हुई है। इस ऑर्बिटल का जो एक्सिस है, इस डंबल का और इस सर्कल का, दोनों का वर्टिकल एक्सिस z है, ये पूरी तरह z पे लाई कर रहा है, तो dz स्क्वायर फिक्स है। m की 0 वैल्यू के लिए dz स्क्वायर होगा। अब बचा -1 और +1 वैल्यू। अब बचा -1 वैल्यू और +1 वैल्यू। m इक्वल टू 0 के नियर बाय इंटीजर -+1 है, जबकि दूर वाले इंटीजर -2 +2 है। तो जो नियर बाय इंटीजर है ये उनके लिए होंगे जिन ऑर्बिटल्स के पास z का कोई एलिमेंट है, xz और yz के पास z का एलिमेंट है, इसके पास में z का कोई एलिमेंट नहीं है, इसके पास z का कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये अगर dxz है तो ये dyz होगा, और अगर ये dyz है तो फिर ये dxz होगा। इन दोनों में से कोई एक। अब m की जो 0 से दूर वाली वैल्यू है -2 और +2, ये उन ऑर्बिटल के लिए होंगे जिनके पास z का कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये दोनों, इनके पास z का कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर ये dxy है तो ये dx स्क्वायर -y स्क्वायर है, और अगर ये dx स्क्वायर -y स्क्वायर है तो फिर ये dxy मान लिया जाएगा। इस तरह से ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट किया जाता है। तो शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमने क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ा और क्वांटम नंबर्स पढ़े। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एटम का। मान लीजिए एक एटम है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल ऑफ एटम इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह रहती है, लेकिन अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होता जैसे हाइड्रोजन एटम, तो उसमें तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट ऑर्बिट में। लेकिन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है तो उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी एटम में सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन ये सब
न्यूक्लियस में रहते हैं, z नंबर ऑफ प्रोटॉन, y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब न्यूक्लियस में रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग ऑर्बिट में और अलग अलग सब ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई कर रहा है, इसको बताने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ लाई करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस जगह पर पाया जाता है, ये बताने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, तो किसी एटम के न्यूक्लियस में कभी न्यूट्रॉन नहीं भी रहता है, तो सर उसके लिए कोई फॉर्मूला है निकालने के लिए? नहीं, याद करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू सर। So in a multi-electron atom, the arrangement of electron on the nucleus is called electronic configuration. एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नाम से ही पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। अगर आपको एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज आपके पास में आयरन एटम है और आपको इसके बारे में तीन चीजें पता है, इसके पास में 26 प्रोटॉन होते हैं, इसके पास में 28 न्यूट्रॉन होते हैं या 29 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 30 न्यूट्रॉन होते हैं आयरन के पास। तो आयरन के पास में 26 प्रोटॉन रहते हैं, 30 न्यूट्रॉन रहते हैं और 26 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब यह आयरन एटम कैसा रहता है? आप 26 प्रोटॉन को और 30 न्यूट्रॉन को तो न्यूक्लियस में रख देंगे, बट नाउ हाउ टू अरेंज दिस 26 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कितने इलेक्ट्रॉन कहां प्लेस किए जाएंगे वो हमें नहीं पता। यदि वो पता चल जाता तो आप आयरन के एटम को पता कर लेते कि वो कैसा दिखता है। तो द रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको लिखना है तो आपको तीन रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये तीन रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। हेलो सर, जी, जैसे आपने बताया कि उसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है सर, वो सिमिलर चार्ज के, वो रिपेल भी नहीं कर रहे, न्यूक्लियस में बाउंडेड है, कैसे? जब जो पढ़ा रहा होता हूँ उसके अलावा कोई डाउट आता है कुछ ऐसा जो उस पढ़ा हुए से रेलेवेंट नहीं है, तो कोशिश किया करो कि उसको अगली डाउट क्लास में पूछा करो। ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, अभी आप जो पूछ रहे हो इससे फ्लो भी कर जाता है। इससे तो फिर हम बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं ना, रिलेटिविटी थ्योरी पूछने लग जाओ आप मेरे से, वो बाद में अपन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी, वो पता चलेगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रिपेल क्यों नहीं करते। मतलब ये आप लोगों के भले के लिए है, क्योंकि इससे आपका फ्लो भी करता है। मुझे तो क्या, मुझे तो सब पढ़ाना है, आप जो भी पूछोगे मैं बता दूंगा, फिर स्टार्ट हो जाऊंगा जहां से पढ़ा रहा था, लेकिन इससे आप लोगों का फ्लो भी गड़ जाता है। डाउट आए अच्छी बात है, उसको रख लो, अगली अपनी डाउट क्लास रहेगी उसमें तो खूब पूछो, उसमें क्या है। तो अगर आपको एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का, हाँ जो रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ, जो अभी रेलिवेंट चल रहा है, यदि इससे रिलेटेड चीज होती तो डेफिनेटली अभी पूछना चाहिए था, तत्काल उसी समय पूछना चाहिए था। तो आपको एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखना है तो आपको ये तीन रूल की जरूरत पड़ेगी।
By applying these three rules, we can write the electronic configuration of a multi-electron atom. Aufbau principle क्या कहता है? The Aufbau principle is also called building up principle. Aufbau principle building up principle कहलाता है. It is also called building up principle. Aufbau principle क्या कहता है कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन अलग अलग सबशेल्स में फिल होते हैं, तो वो उन सबशेल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक एटम में फिल होने जाएंगे तो पहले वो सबसे कम एनर्जी वाली सबशेल में फिल होंगे, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाली सबशेल में जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा एनर्जी वाली सबशेल में जाएंगे. इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम the electrons are filled among various subshells in the increasing order of their energy. In a multi-electron atom, the electrons are filled among various subshells in increasing order of their energy, so that the subshell of lowest energy is filled first. So that the subshell of lowest energy is filled first. In a multi-electron atom, the electrons are filled among various subshells in increasing order of their energy, so that the subshell of lowest energy is filled first. तो अगर आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो आप सबशेल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको फिल करिए. सबसे कम एनर्जी वाली सबशेल को पहले फिल करेंगे, फिर ज्यादा एनर्जी वाली, फिर ज्यादा एनर्जी वाली. लेकिन हमको सबशेल की एनर्जी पता कैसे चलेगी कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है? इसके लिए ऑफबो प्रिंसिपल ये क्या कहता है? द सबशेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n plus L is smaller will have lower energy. उस सबशेल की एनर्जी कम रहेगी जिसके लिए n plus L वैल्यू कम है. n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर. उस सबशेल की एनर्जी कम रहेगी जिसके लिए n plus L वैल्यू कम है. उस सबशेल की एनर्जी कम रहेगी जिसके लिए n plus L की वैल्यू कम है. सपोज आपके पास में 3s और 3p ये दो सबशेल है. अब 3s और 3p में एनर्जी कम किसकी है? इसके लिए अगर हम देखें तो n plus L की वैल्यू है 3 plus 0. 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s सबशेल है तो L 0 है. इसके लिए है 3 plus 1 4. n plus L की वैल्यू इसके लिए कम है तो 3s की एनर्जी कम है 3p से, क्योंकि लिए n plus L की वैल्यू कम आ रही है. मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है r और थीटा फाई का. ये टर्म n पे डिपेंड करती है, ये टर्म l पे डिपेंड करती है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करना चाहिए? n और l दोनों पे. तो अगर आपको सबशेल्स की एनर्जी कंपेयर करनी है तो आप उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का सम देख लें. n plus L वैल्यू जिसके लिए कम है उस सबशेल की एनर्जी कम रहेगी. लेकिन कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि 3s
4s और 3d। यहां दिक्कत नहीं है। 4s के लिए क्या रहेगा 4 + 0 4, 3d के लिए क्या रहेगा 3 + 2 5। एनर्जी किसकी कम है 4s की, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। लेकिन सपोज यहीं पर आ गया होता 3p। अब 3p के लिए क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 है, ये p सब शेल है तो l की वैल्यू 1 है, इसके लिए n + l की वैल्यू 4 आ गई। नाउ द प्रॉब्लम इज इन दोनों की एनर्जी कैसे कंपेयर करें। इनके लिए n + l की वैल्यू बराबर आ गई है। चूंकि एनर्जी का मेजर डिपेंडेंस r पे होता है, ये भी मैंने बताया था, एनर्जी का मेजर डिपेंडेंस r पे होता है, तो अगर दो सब शेल के लिए n + l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो जिसके लिए n की वैल्यू छोटी रहेगी उसकी एनर्जी कम रहेगी। इफ for two subshells the value of n + l is smaller is same, for two subshells the value of n + l is same, then the energy of that subshell will be smaller, for which the value of n is smaller। अगर दो सबशेल्स के लिए n + l की वैल्यू सेम आएगी तो उस सबशेल की एनर्जी कम मानी जाएगी जिसके लिए n की वैल्यू कम है। इसका एग्जांपल है दोनों, इन दोनों के लिए n + l की वैल्यू सेम आई थी, तो हम इसकी एनर्जी कम मान रहे हैं क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू छोटी है। इन दोनों के लिए तो n + l ही काम कर रहा है, n + l इसके लिए 5 है, n + l इसके लिए 4 है। मतलब किसी सबशेल की एनर्जी देखने के लिए पहले हम देखेंगे क्या, द सम n + l, यदि वो सेम आता है तब देखेंगे n ओनली। तो अबव प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल और इट इज आल्सो कॉल्ड n + l रूल, क्योंकि वो n + l रूल आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सब ऑर्बिट्स की, और सब ऑर्बिट्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होंगे। So this is Aufbau principle. On the basis of Aufbau principle, किसी एटम में हम अलग अलग सब ऑर्बिट्स की एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके पहले से ही लिख सकते। तो अकॉर्डिंग टू ऑफबॉउ प्रिंसिपल, न्यूक्लियस के आसपास जो वेरियस सब शेल्स होती हैं उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। This is the order of increasing energy of various subshells। 7p के बाद यहाँ 8s है, 6d 7p 8s। ये अपना माइक म्यूट कर लिया कीजिए जिसका भी ऑन रहता है। सर हाँ
सर सब शेल की अगर एनर्जी बढ़ रही तो वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे होंगे, मतलब दूर होते जा रहे होंगे। हाँ तो एन की वैल्यू तो बढ़ती जा रही तो दूर भी जा रहे हैं ना, लेकिन एक कई बार सेम डिस्टेंस पे एंगुलर पार्ट अलग रहता है, उसके कारण एनर्जी में डिफरेंस आता है। ये दोनों न्यूक्लियस से दूर नहीं है, ये दोनों न्यूक्लियस के सेम डिस्टेंस पर है, मगर इनके एंगुलर पार्ट अलग है। लेकिन ये तो दूर चला गया क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट में है, ये सिक्स्थ ऑर्बिट में है, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा है इसकी। ये एट्थ ऑर्बिट में, इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो दूर जा तो रहा है न्यूक्लियस से। तो ऑफ-बाउ रूल ये बताता है कि वेरियस सबशेल्स की एनर्जी क्या रहेगी। 1s की एनर्जी सबसे कम रहती है, 2s की ज्यादा रहती है, उससे ज्यादा रहती है 2p, देन 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6 4f 5d 6s 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। इसको हम n+l रूल को कहीं भी यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर हम 6p और 7s को कंपेयर करें तो 6 + 1 7 आता है। 7s के लिए देखें तो 7 + 0 7 आता है। n+l सेम आ गया तो फिर इसके लिए छोटा है, इसलिए इसकी एनर्जी कम रहेगी। अगर हम कहीं पर भी चेक करें 5p 5 + 1 6s 6 + 0, ये भी 6 और 6 आ गया तो 5p इधर आ गया। 6s और 4s को कंपेयर करें 6 + 0 6 4 + 3 7, इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो इस ऑर्डर में n+l रूल कहीं पर भी चेक किया जा सकता है, मगर बात यह है कि इस ऑर्डर को याद कैसे करें। किसी एटम के अंदर सबशेल्स की एनर्जी का ये इजिंग ऑर्डर है, और अगर ये ऑर्डर हमें याद रहे तो बहुत अच्छा है, ताकि आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इस ऑर्डर को याद करने का एक तरीका तो ये है कि इसको मेमोराइज कर लो, रट लो, जैसे मैंने रट लिया है, तो ये आप भी कर लो, या धीरे धीरे याद हो जाएगा वैसे। मगर राइट नाउ इस ऑर्डर को याद करने का या इस ऑर्डर को बना लेने का एक तरीका है। एक डायग्राम बना लें जिस डायग्राम में यह ऑर्डर अवेलेबल रहता है। तो वो डायग्राम बनाने के लिए कॉपी में एक एक लाइन छोड़कर 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ देंगे कॉपी में तो अच्छा रहेगा। फिर 2 से लेकर 8 तक, फिर 3 से लेकर 8 तक, फिर 4 से लेकर 8 तक, वन से लेकर 8 तक जिनको लिखा है उन सबको S डेजिग्नेट कर देंगे। 2 से लेकर इन सबको P डेजिग्नेट कर देंगे। 3 से लेकर इन सबको D और इन सबको डेजिग्नेट कर देंगे। चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल S सब ऑर्बिट होता है तो यहाँ 2 लिखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो 1p तो होता ही नहीं है, यहाँ पर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं था। P सब ऑर्बिट स्टार्ट होता सेकंड ऑर्बिट से, ऐसे D स्टार्ट होता थर्ड ऑर्बिट से, तो यहाँ 2 लिखने का मतलब नहीं था 2D। पहले ये काम कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम इतना कर लीजिए। पहले 1 से लेकर 8 तक लिखा, सबको S इंडिकेट कर दिया, फिर 2 से लेकर 8 तक, फिर 3 से लेकर 8 तक, फिर 4 से लेकर 8 तक। अब ऐसी स्लांट लाइन से इसको कट करेंगे। ये एक स्लांट लाइन से इस 1s को कट किया। अब इसके पैरेलल लाइन से 2s को कट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन आप कैसे डालते हैं। आप ये जो लाइन डालेंगे, ये लाइन से एलिमेंट कट होते हैं। कई बार ये लाइनें गलत डल जाती है और ऑर्डर बिगड़ जाता है। ये लाइन आप
कई बार आप ऐसे डालना था लाइन, आप लोग ऐसे डाल देते हो सीधी, या आप थोड़ा सा ऐसे आड़ी रखते हैं उसको। कई बार बहुत ज्यादा लाइन वर्टिकल हो जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाती है। अगर ये लाइनें गलत डालेंगे तो ऑर्डर बिगड़ जाएगा ये वाला। ऑर्डर सही रहे इसलिए ये लाइनें डालने का सही तरीका क्या है, ये लाइनें पैरेलल होना चाहिए, पर कई बार बिल्कुल पैरेलल हो नहीं पाती है। सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे, जब ये लाइनें डालेंगे तो अभी इस लाइन से कितने एलिमेंट कट हुए, एक, फिर इस लाइन से कितने एलिमेंट कट हुआ, एक, अगली लाइन से कितने एलिमेंट कट हुए, दो। तो ये लाइनें जब डालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन लाइनों से कट हो रहे हैं वो होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑर्डर में। फिर भले लाइनें बिल्कुल पैरेलल न डल रही हो, ये लाइनें बिल्कुल पैरेलल भले ही ना हो, उनसे जो कट होंगे एलिमेंट वो होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 एलिमेंट्स। पहली लाइन से कितने एलिमेंट कट हुए 1, दूसरी से कितने कट हो रहे हैं 1, तीसरी से कितने हो रहे हैं 2, इससे कितने हो रहे हैं 2, फिर कितने 3, फिर 3, फिर 4 एलिमेंट कट हो रहे हैं, फिर 4 एलिमेंट कट हो रहे हैं। अगला यहाँ पर कट नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 के बाद आएगा 3 2 1 कट होंगे, लेकिन दरअसल यहाँ 8s के नीचे 9s होना चाहिए था, और इधर 5f के इधर 5g सब ऑर्बिट होना चाहिए था, तो इससे 5 एलिमेंट कट होते इस अगली लाइन से, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको केवल 8s तक ऑर्डर लिखना है, इसलिए इसको जरूरत नहीं है कट करने की, इस पोर्शन को भूल जाएंगे। तो डायग्राम बनाने का सही तरीका क्या है, पहले वो पैटर्न लिख लिया, उसके बाद कट किया 1 1 2 2 3 3 4 4। अब ये कट कर लिया, अब इन लाइनों को कनेक्टर लाइनों से जोड़ेंगे। कनेक्टर लाइनें, आपने ये डायग्राम जैसे बुक में आप देखते हो, आपको दिमाग में डायग्राम याद रह जाता है, तो आप इसको फट से ऐसे कनेक्ट कर देते हो तत्काल ऐसे। अब ये गलत हो जाता है, आपने इनको कनेक्ट कर दिया मगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। 1s के बाद क्या आना चाहिए था 2s, ठीक है, 2s के बाद आना क्या था 2p, ठीक है, ऑर्डर आ रहा है। फिर क्या आना चाहिए था 3s, पर 3s के बाद ये क्या दे रहा है 4s, जबकि 3s के बाद क्या आना चाहिए था, या 3p के बाद क्या आना चाहिए था 4s। यहाँ पर 2p के बाद आया 3s, और 3s के बाद क्या दे रहा है 4s, जबकि 3s के बाद आना चाहिए था 3p, ये आना चाहिए था। तो ये कनेक्टर लाइनों से इसको ऐसे जोड़ना गलत है, ये कनेक्टर गलत लग गए थे। इनको लाइनों को कनेक्ट करने के लिए ध्यान रखिए, नीचे वाले पोर्शन को इस ऊपर वाले पोर्शन से बीच में एक लाइन रन करेगी जो इसको जोड़ेगी, और इस लाइन से कोई नहीं कटेगा, ये जो लाइन बीच में जाएगी इससे कोई नहीं कटेगा, और ये नीचे से ऊपर जोड़ेगी। ये दो बातें याद रखनी है, ये दो बातें ओबे करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो कट होने हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 कट होने, और वो कनेक्टिंग लाइनें कैसी लगानी है वो ध्यान रखिए। आप देखेंगे कि ये पूरा पैटर्न इसमें प्रेजेंट है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p s। तो दिस इज ऑफ-बो प्रिंसिपल, जो बताता है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स सब ऑर्बिट्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे, एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट्स एनर्जी।
तो इस डायग्राम को बनाने की एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऑफबॉ प्रिंसिपल, लेकिन ऑफबॉ प्रिंसिपल से हमें यह पता लगता है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होना चाहते हैं ताकि लोएस्ट एनर्जी पे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, इसमें हमको 26 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है एक जगह पर। तो हम लिख दें 1s26, मतलब हमने क्या किया, 1s में 26 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। अकॉर्डिंग टू ऑफबॉ रूल इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी वाली जगह पे जाना चाहते थे, और मिनिमम एनर्जी वाला सब ऑर्बिट कौन है, 1s। अकॉर्डिंग टू ऑफबॉ तो ये गलत नहीं है, मगर वैसे देखा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम गलत है। आयरन के सारे इलेक्ट्रॉन वन एस में नहीं रह सकते, मगर ऑफबॉ प्रिंसिपल इसको मना नहीं कर रहा है। इसको मना करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके पहले मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have all the 4 quantum numbers same. No two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers same. किसी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। No two electrons in an atom can have the identical set of quantum numbers. सपोज एक ऑर्बिटल है 3s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट में है। l की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि वो s सब ऑर्बिट में है। s सब ऑर्बिट के लिए m की वैल्यू 0 होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके लिए स्पिन क्लॉक क्वांटम नंबर +½ है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अच्छा, मान लीजिए इस ऑर्बिटल में मैं एक तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हूं, तो मैंने यहां एक तीसरा इलेक्ट्रॉन रखा। अब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो उसके लिए n 3 होगा, उसके लिए l 0 होगा, उसके लिए m 0 होगा। लेकिन वो यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा और वो मैच कर जाएगा इस वाले सेट से। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू करेंगे। पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू किया गया तो उसका क्वांटम नंबर का सेट इससे मैच कर जाएगा, और ये हो नहीं सकता। तो चूंकि उस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ना तो ये सेट हो सकता है ना ये सेट हो सकता है, मतलब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ ही नहीं सकता। वो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर रहेगा तो या तो उसका एक क्वांटम नंबर का सेट इससे मैच हो जाएगा या उसके क्वांटम नंबर का सेट इससे मैच हो जाएगा। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस बात को मना करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, इन अदर वर्ड्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, इसी बात का दूसरे सेंस में क्या मीनिंग है। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 electrons with opposite spin
An orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin. एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, और वो भी कैसे? ऑपोजिट स्पिन वाले। मतलब अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। One orbital can accommodate maximum 2 electrons and that of opposite spin, ताकि उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफर करे। मतलब एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। अच्छा, ऑर्बिटल की कैपेसिटी है तो सब ऑर्बिट की भी कैपेसिटी होगी। एस ऑर्बिटल, एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल रहता है, तो एस की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की हुई? 2 की। मगर पी सब ऑर्बिट में 3 पी ऑर्बिटल रहते हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। डी के पास 5 ओरिएंटेशन रहते हैं, 5 ऑर्बिटल रहते हैं, तो इसकी कैपेसिटी 10 ऑर्बिटल की है, 10 इलेक्ट्रॉन की है। एफ के लिए एम की 7 वैल्यूज आती है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एफ सब ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी सब ऑर्बिट की हेलो सर। हाँ जी, शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, सर ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू सर। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। इस वर्ड को दूसरे शब्दों में कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज होते हैं, उस साइज के शेप होते हैं, उस शेप का ओरिएंटेशन होता है। तो ऑफ प्रिंसिपल यह क्या कहता है कि सब ऑर्बिट्स के एनर्जी, सब ऑर्बिट्स किस ऑर्डर में फिल होंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि एक सब ऑर्बिट में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते। तो अगर आयरन एटॉमिक नंबर 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं 1s26, तो ये गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके पास में एक ही ऑर्बिटल था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते थे, आपने 26 रख दिए। पी के पास में आप 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, और एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक लिमिट प्रोड्यूस करता है एक सब ऑर्बिट की, एक सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने की, उसमें उससे कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं रख सकता वो। तो आयरन एटॉमिक नंबर 26 में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब ऑफ-बॉ रूल क्या बता रहा है, किस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना। पॉली रूल क्या बता रहा है, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द सब ऑर्बिट। तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप 1s में रख दो, अब बचे 24। अगला हायर एनर्जी किसकी है, 2s की, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रख दो, बचे 22। उसके बाद आया 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स वहां रख दो, बचे 16। उसके बाद 3s आया, 2 इलेक्ट्रॉन वहां रख दो, बचे इलेक्ट्रॉन 14। उसके बाद आया 3p, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख दो, 14 में से 6 चले गए, 8 बचे। फिर आया 4s, 2 वहां रख दिए, अब बचे 6। अगला आया 3d, इलेक्ट्रॉन 6 बचे, इसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन कम तो रख सकते हैं ना, यहाँ बाकी के 6 रख दो, और चूंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए आगे लिखना छोड़ दो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एटॉमिक 96। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6।
Similarly, sodium atomic number 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो ध्यान रखते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए क्या. आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. आयोडीन एटॉमिक नंबर 53. सर तो ये सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और सर मैंने डेफिनेशन में सब शेल बोला था, ये सब शेल लिखी हुई है, ऑर्बिटल नहीं लिखे हुए हैं. यस सर. आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. सर 5p5 तक जाएगा. सर 5d1 तक. गलत है. हेलो 5p5 तक. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाएंगे. 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30 36 38 48 and 5. 48 + 5 53. अच्छा, जब हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑफ बाउ रूल यूज करके, तो हमने यहाँ पर ऑफ बाउ रूल यूज किया है और पॉली रूल यूज किया है. ऑफ बाउ रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल होते हैं. अगर हम किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले हमको ऑफ बाउ रूल से लिख लेना चाहिए, लेकिन बाद में इसको अरेंज कर देना चाहिए. एक ऑर्बिट की चीजें एक जगह होनी चाहिए. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, 3s 3p और 3d उसी ऑर्बिट का है, तो इसको यहां लिख देंगे. मतलब इनको ऑर्बिट वाइज अरेंज कर देंगे. लेकिन पहले ऑफ बाउ रूल से कॉन्फ़िगरेशन लिखने के ये अरेंज बाद में करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे. अगर आप डायरेक्ट ऐसा करते कि एक ऑर्बिट के सारे सब ऑर्बिट पहले से ही भरते जाते सीधा ऐसा, तो आप आयरन का गलत कॉन्फ़िगरेशन लिख देते. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, यही हो जाता. 3d8 यही हो जाता. 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 6 18 18 + 8 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये गलत कॉन्फ़िगरेशन होता. अगर एटम में ऑर्बिट वाइज चीजें भरती रहती तो फिर ऑफ बाउ रूल की जरूरत क्या थी. हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ऑफ बाउ ऑर्डर से लिखेंगे. जब वो लिखा जाएगा तो ऑर्बिट वाइज उसको अरेंज कर देंगे. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट वाइज उसको अरेंज कर देंगे. इसी तरह से आयोडीन को अरेंज करिए. ये अरेंजमेंट करना जरूरी, इससे अच्छा ये हो जाता है. जैसे इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को देख के अगर हम बोलते हैं कि आयरन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देख के लगता है 6, क्योंकि आखिरी में लिखा है. लेकिन आउटर मोस्ट शेल तो ये 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन है. ऐसे ही इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप कर बताते हैं कि आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर ध्यान जाता है 5, मगर ये भी तो है उसका.
5s2। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इससे प्रॉपर पता चलता है कि ऑर्बिट में कितने और कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इससे एक और खास बात होती है, सपोज आपको Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, सपोज आपको Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब Fe2+ आयन क्या है, एक आयरन एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कौन से चले, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन दे देखें और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, क्योंकि आखिरी में तो यहां फिल हुए थे, तो ये हो जाएगा 3d4, जो कि गलत होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन के फिल होने का ऑर्डर चाहे जो भी होता हो, निकलना का ऑर्डर जो रहता है वो हमेशा आउटर शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो Fe2+ आयन का जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। आउटर शेल ये है, यहीं से निकलेगा। Fe2+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अगर आपको किसी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। यदि आउटर में कम पड़ जाए तो फिर अंदर की शेल से निकालिए। जैसे Fe3+ आयन के लिए उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होते आयरन में से आपको, अब यहाँ तो 2 ही है, तीसरा यहां से निकलेगा। तो Fe3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0। तो पहले हमने देखा न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर हमने देखा किसी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे जितना उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, हमेशा आउटर शेल से। वहां खत्म हो गए तो अंदर की शेल से निकलेगा। अच्छा, किसी एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ये तो कैटायन की बात थी, उसमें इलेक्ट्रॉन आपने निकाल के कैटायन बना दिया उसको। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, क्लोराइड आयन का। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते थे, क्लोराइड आयन जब बन गया तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो आप उसमें 18 इलेक्ट्रॉन मान के काम करो। और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 will be the configuration of chloride ion। जबकि क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता। तो क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। जबकि क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ऑफ-बॉ रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल होंगे। पॉली रूल ये बताता है कि एक सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन ये दो रूल भी सफिशिएंट नहीं है एग्जैक्ट बात बताने के लिए। सपोज ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4 इस कंडीशन में। अब हमें ये तो पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वेदर ये सारे अनपेयर्ड है या इनमें से कुछ पेयर्ड है कुछ अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, वो पता लगाने के लिए हम बॉक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वेयर ईच ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड एज अ बॉक्स। एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से बताएंगे तो एक सब ऑर्बिट ग्रुप ऑफ बॉक्स बन जाएगा। एक ऑर्बिटल को अगर एक सिंगल बॉक्स से बताएं तो एक सब ऑर्बिट ग्रुप ऑफ बॉक्स होगा, लाइक दिस। और इलेक्ट्रॉन को एरो से बताएं, क्लॉकवाइज घूमते इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूमते इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड एरो से। अगर ऐसा करते हैं तो पी सब ऑर्बिट के लिए 3 ऑर्बिटल रहते हैं, उसके लिए 3 बॉक्स बनेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, पी सब ऑर्बिट में ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, P4 ये ऐसे रह सकते हैं 1 2 3 4, या ये ऐसे भी रह सकते हैं 1 2 3 4, ये ऐसे भी रह सकते हैं 1 2 3 4, ये कई तरीकों से रह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से सही तरीका कौन सा है, क्योंकि अगर ये वाला तरीका सही है मतलब ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सब पेयर्ड रहते हैं, लेकिन ये देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनमें से 4 पेयर्ड रहते हैं, 2 सभी पेयर्ड रहते हैं, लेकिन ये पेयर नहीं है, ये तो खैर पॉली प्रिंसिपल से ही अलग हो गया। इसको ऐसा कर देते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे है, और ये भी। अब इनमें से सही कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का क्या होगा, सर लास्ट वाला। ठीक है, तो इनमें से सही इलेक्ट्रॉन ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो अबव प्रिंसिपल को डिसओबे कर रहे हैं ना पॉली प्रिंसिपल को डिसओबे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में ऑक्सीजन के लिए 3 पॉसिबिलिटी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। तो इनमें से सही पॉसिबिलिटी लोकेट करने के लिए आपको तीसरे जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जो क्या कहता है, इन अ सबशेल while filling electrons, the pairing of electrons will not start until each orbital is singly occupied. In a subshell, the pairing of electrons will not start until each orbital of that subshell is singly occupied. किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। उस हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए बिना यहां पेयरिंग करा दी, ये दोनों सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में रहता है तो पहले जाने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज स्पिन रखता है, इस बात को मान के चलेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अकेला है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों होता है वो बाद में बताऊंगा। ये वाला सही है, मतलब आपको पी सब ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना थे, 1 2 3, अब चूंकि सबको एक एक मिल गया तो पेयर करो 4,
ऐसे डी में अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, डी सबशेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको रखना है, तो उनको रखने का ये गलत तरीका है कि 6 आपने ऐसे रख दी। इनको रखने का तरीका क्या है? 1 3 4 5 6, पहले सबको एक एक देते जाओ। यदि बीच में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, फिर वहीं छोड़ दो। 1 2 3 4। तो किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते समय इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उस सबशेल के हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। इस बेसिस पर ऑक्सीजन का प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और अब हम ऑक्सीजन एटम के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। ऑक्सीजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एस में, और 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पी में। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पेयर्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ एक पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। किसी एटम में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बड़े काम के होते हैं, बिकॉज इनके कारण वो बॉन्डिंग करता है। इसलिए ये पता रहना जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये 3 रूल्स की जरूरत पड़ती है while writing the electronic configuration of an atom. But chromium atomic number 24, chromium and copper atomic number 29, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से ये 2 एलिमेंट 24 और 29 एटॉमिक नंबर वाले ये ऑफ-बाउ रूल से डिविएट करते हैं, ये ऑफ-बाउ रूल का एक्सेप्शन देते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ रूल डिसोबे करता है एटॉमिक नंबर 30 तक। उसके बाद में भी काफी सारे हैं, लेकिन अभी आपको केवल एटॉमिक नंबर 30 तक पे ध्यान देना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 24 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग। डी सब ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, लेकिन क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन में 4s में 2 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और डी में 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते होते हैं। मतलब यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। एन क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सही में ये रहता है। यह ऑफ-बाउ रूल का एक्सेप्शन हो गया। एनर्जी कम थी 4s की, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाने चाहिए थे, लेकिन ये कम एनर्जी के बजाय ज्यादा एनर्जी वाले 3d में इलेक्ट्रॉन गया है। According to ऑफ-बाउ रूल, the electronic configuration of chromium must be 4s2 3d4, but in fact it is 4s1 3d5. Similarly, copper atomic number 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल होना चाहिए था, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन (4s1 3d
10 होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले 4s के बजाय हायर एनर्जी वाले 3d में लाई कर गया है। अगर स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, तो थोड़ा अरेंज करके उसको प्रॉपर आंसर लिखिए कि पहले बता दीजिए कि अकॉर्डिंग टू ऑफ रूल उसका कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, बट इनफैक्ट होता ये है। फिर उसके बाद रीजन बता दीजिए इसका रीजन क्या है। जैसे हमने देखा कि एस सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। पी सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की। डी सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन की। अगर एक सब शेल पार्शियली फिल्ड होती है, सपोज हम D3 की बात करते हैं, मतलब डी सब शेल 1 से लेकर 9 तक पार्शियली फील्ड कहलाएगी। D10 जब रहेगी तो ये फुल्ली फील्ड कहलाएगी। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो फुल्ली फील्ड है, वरना बाकी सारे केसेस में डी सब शेल जो रहेगी वो पार्शियली फील्ड कहलाएगी। फुल्ली फील्ड सब शेल ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब एक सब शेल अगर फुल्ली फील्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड सब शेल। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये पार्शियल फिलिंग है। एक फुल्ली फील्ड सब स्टेबल होती है पार्शियली फील्ड सब शेल से। लेकिन अगर कोई सब शेल एग्जैक्टली हाफ फील्ड रहे तो वो उतनी ही स्टेबल होती जितनी कि वो फुल फील्ड सब शेल है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड सब शेल्स exactly half filled shells are as stable as full filled subshells. exactly half filled subshell उतनी ही स्टेबल रहती जितनी फुल फील्ड सबशेल है। इसके अलावा बाकी सारे केस कम स्टेबल होंगे। exactly half filled subshells are as stable as full filled subshells. rest of the configurations are lesser stable. अब अगर हम क्रोमियम में देखें, ऑफ-बाउ रूल यदि फॉलो होता तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते लेकिन डी पार्शियली फील्ड रहता, जो उतना स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है। इसके बजाय अगर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये 4s 2 इलेक्ट्रॉन रहने पे और 1 इलेक्ट्रॉन रहने पे बराबर स्टेबल रहेगा, पर डी उस केस में एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा। भाई यही बात हम s के लिए लिखेंगे तो s में स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन होने पर बराबर रहेगी s में 1 इलेक्ट्रॉन रहने पर। s को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके कारण d का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, बजाय ऐसा होने के ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते तब d में 9 रहते, मतलब स्टेबिलिटी यहां है। लेकिन अगर 4s का 1 चला जाए तो 4s को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये पूरा D10 हो गया और ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबशेल्स होने के कारण बदल जाता है। अप टू एटॉमिक नंबर 30 इन द पीरियोडिक टेबल 2 एलिमेंट्स कॉपर और क्रोमियम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अप टू एटॉमिक नंबर 30 केवल कॉपर क्रोमियम में ही लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से इसको हर जगह नहीं लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5। अब यहां अपना दिमाग चलाया, आपने देखा कि अरे यार फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन तो जो है वो ऐसा है,
F सबशेल जो है वो पार्शियली फिल्ड है, क्यों ना हम P सबशेल पार्शियली फिल्ड है, क्यों ना हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकाल के यहाँ भेज दें और फ्लोरीन स्टेबल हो जाए। बात तो सही है, यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन वही होता है जो पहले लिखा था, 1s2 2s2 2p5, ये नहीं बदलता है, यही रहता है। फ्लोरीन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे या किसी और जगह नहीं लगाएंगे अप टू एटॉमिक नंबर 30, केवल 2 ही एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका कि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके लिख सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, उसके पैकेज सॉल्व करने हैं। हालांकि अभी तक आपको कंटिन्यूएशन में करते रहना चाहिए था, और उनके वीडियो सॉल्यूशन जो ऑलरेडी डले हुए हैं उनसे आंसर चेक करते रहना चाहिए थे। अगली क्लास में, अगली डाउट क्लास है प्लस उसकी अगली क्लास जो भी रहेगी, स्टडी पैकेज के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इट इज बेटर कि आप पहले वीडियो सॉल्यूशन से अपने डाउट्स उन सारी चीजों को देख लें।